गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारी जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था की स्टेट पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है, उसके अंदर आज हम एक नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने कंसेप्चुअल जो पॉलिटी है वो काफ़ी पढ़ ली ना। जो हमारा जो राज्य व्यवस्था का सिस्टम है, जो ढांचा है, जो उसका आकार है, वो हमने पूरा पढ़ लिया कि वो कैसे चलेगा, किस बेसिस पे चलेगा, किन प्रावधानों पे वो चलेगा। ठीक है। अब हम कुछ ऐसी बॉडीज है, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसी है ना, कुछ ऐसे संभाग हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं उनके अंदर, जिनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उनका रोल राज्य की राज्य व्यवस्था के अंदर बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जब तक फेयर और फेयर जब चीजें मतलब एकदम जिसका जिसके अंदर कोई झोल ना हो, है ना, जब तक बिल्कुल पारदर्शिता नहीं हो ना, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ना हो, तब तक उसका कुछ ज्यादा आउटकम निकलता नहीं है। ठीक है, उसी के अंदर एक सबसे बड़ी तो क्या है, और भी बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज है, लेकिन ये जो है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे आरपीएससी से, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ये मुझे लगता है कि हर तैयारी की दुनिया के अंदर हर स्टूडेंट ने ये सुना है कहीं ना कहीं, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का सुना हो, चाहे आरपीएससी का सुना हो, लेकिन सुना जरूर है इसके बारे में, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट बॉडी है। ठीक है, मोस्टली ये रिक्रूटमेंट करवाती है। और जब हम तो हमारे विद्यार्थी जीवन है हम सबका, मैं ऐसा, भाई जो विद्यार्थी जीवन में नहीं है, जो ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, उनका भी अलग उनका सोचना है, लेकिन मैं विद्यार्थियों की तरफ से अगर बात करूं, तो विद्यार्थी जीवन में उनको आरपीएससी के बारे में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन पता है। ठीक है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जरूरी बातें हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमें एज कंसेप्ट और एज फैक्ट दोनों को साथ लेके चलना है। मैंने आपको पॉलिटी की जो पहले की जो हमारी क्लासेस हुई है उसके अंदर भी मैंने बताया हुआ है कि पॉलिटी को आपको पहले कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, उसका ढांचा, उसका आकार, उसके अंदर क्या कंसेप्ट, क्या है उसका बेसिक रीजन, क्या है वो पढ़ना है। उसके बाद में फैक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आपको फैक्ट्स आपके लिए कुछ खास मायने रखेंगे नहीं। और जो पैटर्न जो मैंने देखा है आरपीएससी का और अधीनस्थ बोर्ड का, उसका पैटर्न यही कहता है कि कंसेप्ट तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, साथ में एक फैक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये हो गई हमारी जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो, और हम अब शुरुआत करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज, कुछ संस्थाएं हैं ऐसी ऐसी राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर भी है ऐसी, यूपीएससी है वैसे, लेकिन राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस, इस चीज से इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोक सेवा है, जो जनता की, देखो सेवा तो सब, जो एक सब्जी बेच रहा है ना, वो भी सेवा ही है, वो भी ड्यूटी है, वो भी सर्विस है एक तरह की सोसाइटी के लिए। ठीक है, लोक सेवा का मतलब ये है जिनका इंटरेक्शन डायरेक्ट पब्लिक से होगा, या फिर उनकी ड्यूटी के अंदर पब्लिक का कुछ ना कुछ रिलेशन बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है, इसलिए इस एक संगठन मतलब ये संस्था बनाई गई है, ताकि आप ऐसे रिक्रूटमेंट करके ऐसे ऑफिसर्स को आप हमारे सर्विस में भेजिए, ताकि वो अपनी ड्यूटी कर सके, नौकरी कर सके, सरकार के अंडर में रह के, डेमोक्रेसी के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी ने ना सुना हो, लगभग सबने सुना है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी जीवन में है, जो तैयारी कर रहे हैं, और जो सेलेक्ट हो भी चुके हैं या नहीं भी हो चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है इसके बारे में। ठीक है, काफी फेमस है ये, इसके बारे में कुछ ज्यादा इनकी तारीफ ही करनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि देखो, भली कुछ बच्चों का होगा कि यार आरपीएससी लेट है, वो है, लेकिन काफी जीवन बनाया भी है इन विद्यार्थियों का इन्होंने, तो थोड़ी वो रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए। ठीक है, खैर ये सब चलता रहेगा, आगे बढ़ते हैं हम। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेंशन्ड इन पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी किसी संस्था का संविधान के अंदर उसका उल्लेख है, संविधान के अंदर वो चीज मेंशन्ड है, लिखी हुई है, उसको कोई हटा नहीं सकता, अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते उसको, वो रहेगी। उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो उसका ढांचा है, कैसे वो काम करेगा, वो सब लिखा हुआ है। और लिखी हुई चीज को, संविधान की लिखी हुई चीज को इतनी आसानी से नहीं मिटा सकते। अमेंड कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आप देखो, सिंपल सा मतलब ये समझो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस, डेमोक्रेसी के अंदर सब कुछ पब्लिक है। ठीक है, पब्लिक सर्विस में किसी को भेज रहे हैं अगर ये तैयार करके, रिक्रूट करके, मतलब वो पद बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उससे काफी लोगों की या तो जिंदगी बन सकती है या बिगड़ भी सकती है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ किस में है?
पार्ट 14 भाग 14 के अंदर ये चीज लिखी हुई है आरपीएससी के बारे में, ठीक है। और आर्टिकल कौन से हैं गिवन इन आर्टिकल 315 से लेके 323 तक, 315 से लेके 323 तक इसके बारे में मेंशन्ड है भाई। अलग अलग आर्टिकल है, 315 के अंदर कुछ लिखा हुआ है, 316 के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे अलग अलग है। आगे हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, अभी शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। 315 से लेके 323 तक इसको मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरपीएससी वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 16 अगस्त 1949, ठीक है। 16 अगस्त 1949 को आरपीएससी स्टैब्लिश हो गई, मतलब बनाने का उसका प्लान बन गया, ठीक है। अब किन्होंने उसको उस टाइम मंजूरी दी थी, उस टाइम में गवर्नर की जो पोस्ट थी वो एज ऑफिशियली इंडिया के अंदर इनेक्ट नहीं हुई थी, मतलब उसको लिया नहीं गया था, लेकिन उस टाइम पे राज प्रमुख की व्यवस्था थी और वही गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। राज प्रमुख कौन थे उस टाइम पे? मान सिंह टू, मान सिंह टू थे राज प्रमुख, जिन्होंने इस व्यवस्था को ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको पास किया, ठीक है। हाँ भाई, हमारे यहाँ पर एक आरपीएससी बोर्ड होना चाहिए, मतलब एक आरपीएससी होनी चाहिए बॉडी जो कि रिक्रूटमेंट करे, ठीक है, भर्ती करे। ये मान सिंह राज प्रमुख कौन थे? तो ये देखो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जब आरपीएससी बना है तो उस टाइम पे राज प्रमुख जो थे वो कौन थे जिन्होंने साइन किया था, ठीक है। तो राज प्रमुख थे मान सिंह टू। वैसे तो इजी गैस है क्योंकि लास्ट यही थे, बट इट्स वर्किंग स्टार्टेड ऑन 22 दिसंबर। ये ध्यान रखना, देखो बनाई तो गई थी कब? 16 अगस्त 1949, लेकिन 22 दिसंबर को इसका काम चालू हो गया था, ये एनफोर्स हो गई थी, ये इनेक्ट हो गई थी, यहाँ से इन्होंने अपना ऑफिशियल वर्किंग जो है वो काम स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इस डेट को भी आप थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एट फर्स्ट इट वॉज सेटअप इन जयपुर, बट आफ्टर रिकमेंडेशंस ऑफ पी सत्यनारायण राव कमेटी। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना किसी एग्जाम में ये आपसे टकराएगा ही टकराएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे सीधा फेरबदल हुआ है आरपीएससी के हेडक्वार्टर का। तो पी सत्यनारायण राव कमेटी, पी सत्यनारायण राव समिति ने जो सिफारिश दी थी वो ये दी थी कि भाई आप जयपुर के अंदर आरपीएससी का जो हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट करके आप अजमेर में करिए। और ये कब किया था? 1 नवंबर 1956 को। कहाँ किया था? अजमेर में। देखो उसके खैर आपने ये सब सुना ही होगा इधर उधर कहीं ना कहीं, उसका कारण भी था। उसका कारण ये था कि लगभग जयपुर को कैपिटल तो बना ही दिया था, टेरिटरी कैपिटल टेरिटरी घोषित कर दिया था। तो एक बड़ी संस्था ऐसी थी जो दूसरे अजमेर शहर को भी देनी थी, क्योंकि अजमेर उस टाइम पे यूटी था, ठीक है, लगभग, मतलब वो राजस्थान के अंदर उसको लिया हुआ नहीं था। तो अजमेर को भी कुछ ना कुछ तो देना ही था, तो अजमेर को फिर आरपीएससी दिया था, क्योंकि आरपीएससी बेटा उस टाइम पे बहुत बड़ा, आज भी है वो, लेकिन वो बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है। लगभग एडमिनिस्ट्रेशन जहां से आ रहा है ना, वो मशीन कहते हैं ना, वो मशीन फिल्टर वाली मशीन, वो फिल्टर वाली मशीन आरपीएससी है। आरपीएससी से होके गुजरना पड़ता है उसको, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो ना के बराबर ही है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आरपीएससी पब्लिक सर्विस, मतलब आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन डे इज ऑन 21 अप्रैल। ये भी एक कहते हैं ना एक तथ्य है, इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। आरपीएससी का दिवस कब है? आरपीएससी दिवस 21 अप्रैल को। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थी, अब मैंने लिखा है केयर टेकर। केयर टेकर का मतलब कार्यवाहक। ये परमानेंट जो होते हैं चेयरमैन वो नहीं थे ये, लेकिन ये कार्यवाहक अध्यक्ष थे। कार्यवाहक मतलब केयर टेकर, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फर्स्ट चेयरमैन केयर टेकर, या फिर ऐसे लिख देंगे फर्स्ट चेयरमैन नॉट केयर टेकर, ठीक है। तो केयर टेकर वाले तो कौन थे? एस के घोष, ठीक है। ही वॉज चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान। ये उस टाइम पे राजस्थान के चीफ जस्टिस भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? एस के घोष। और भाई पता लग ही रहा है कि ये हमारे यहाँ के तो नहीं थे, बाहर के थे, ठीक है। बट आफ्टर पासिंग ऑफ ऑर्डिनेंस द न्यू ऑफिशियल परमानेंट चेयरमैन अपॉइंटेड वाज एस सी त्रिपाठी। देखो जब ऑर्डिनेंस पास हो गया, जब ऑर्डिनेंस पास हो गया और जब ऑफिशियल ये हो गया कि अब आरपीएससी बॉडी है हमारी और यहाँ का एक परमानेंट एक हमको चेयरमैन बनाना है, तब उस टाइम पे किसको बनाया था? एस सी त्रिपाठी साहब को। एस सी त्रिपाठी याद रखना, एस के घोष और एस सी त्रिपाठी में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई वो कार्यवाहक थे और ये परमानेंट बने बाद में। एस सी त्रिपाठी कब बने थे? ऑन 28 जुलाई 1950 इनको बनाया गया था, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ने भी जरूरी है। ये देखो मैंने क्या कहा, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए और फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। जब आपको कंसेप्ट पता है तो वो फैक्ट क्या है, वो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा मसाला है जिससे आपको वो पूरा जो टॉपिक है ना वो आपको याद रहेगा, और कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा उड़ता हुआ तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और लगभग आरपीएससी का या अधीनस्थ बोर्ड का ये पैटर्न रहता है कि वो एक तो कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, या दो क्वेश्चन पूछेंगे कंसेप्ट से, और एक छोटा सा क्वेश्चन वो फैक्ट उठा के लाते ही लाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ किसका था? सबसे बड़ा टेन्योर में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? रविशंकर तिवारी जी का 1951 से लेकर 58 तक, लगभग 7 साल ये आरपीएससी के चेयरमैन रहे थे। रविशंकर तिवारी जी का सबसे बड़ा कार्यकाल था।
और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? PS यादव जी, जिनका मात्र 37 डेज, 37 दिन तक इनका कार्यकाल रहा था। कितना? 37 दिन तक, ठीक है। मेंबर ऑफ आरपीएससी हु वाज बोथ द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, ये आरपीएससी की सेक्रेटरी भी एक पोस्ट होती है, ठीक है। अब ऐसा आदमी जो अध्यक्ष भी रहा और सेक्रेटरी भी रहा, सीधी सी बात है, पहले अध्यक्ष और फिर सेक्रेटरी तो नहीं रहा होगा, पहले सेक्रेटरी रहे फिर अध्यक्ष बने, वो कौन थे? एन के बैरवा। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ऐसा क्वेश्चन कहते हैं ना कि एक फैक्ट उठा के दे दिया, जब उनको आरपीएससी को लगेगा या दिनेश बोर्ड को लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछो जो लगभग हर कोई आदमी नहीं पढ़ता है रेगुलर डेज में, तो वो यही होगा कि ऐसा आदमी जो चेयरमैन भी रहा सेक्रेटरी भी रहा, वो थे एन के बैरवा। टिल नाउ टोटल 7 मेंबर्स ऑफ आरपीएससी वर वुमेन, अभी तक 7 महिला मेंबर रही है किसकी? आरपीएससी की, ठीक है। और वो 7 महिला को मेंबर्स कौन थी आरपीएससी की? सबसे पहले तो थी कांता कथूरिया, ये तो मेरे को लगता है कि सबने सुना है इनके बारे में। कांता कथूरिया जी जो थी, वो पहली महिला मेंबर थी आरपीएससी की। और इनकी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये आरपीएससी और यूपीएससी दोनों की मेंबर रही है। आरपीएससी और यूपीएससी दोनों की मेंबर रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, इसका इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इनका इनका ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा, कांता कथूरिया जी का, क्योंकि ये पहली वुमेन भी थी और आरपीएससी और यूपीएससी दोनों की मेंबर भी रही, चेयरमैन ऑफ स्टेट वुमेन कमीशन भी रही है, तो इन्होंने बहुत सारे पद संभाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये स्टेट वुमेन कमीशन महिला आयोग की भी ये अध्यक्ष रही हुई है, ठीक है। इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में थी कमला भील, उसके बाद में थी प्रकाशवती शर्मा। प्रकाशवती शर्मा का भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भी आरपीएससी और यूपीएससी दोनों की मेंबर रही, ठीक है। फिर आती है दिव्या सिंह, फिर आती है राजकुमारी गुर्जर, फिर आती है संगीता आर्या जी, और फिर आती है मंजू शर्मा जी, ठीक है। अब आर्टिकल 315 क्या कहता है हमारा? मैंने क्या कहा था, 315 से 323 तक चलता है इसका आर्टिकल, जिसके अंदर आरपीएससी के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। लेकिन 315 शुरुआत करते हैं हम। 315 के अंदर बेसिक चीज, हर पहले किसी भी बॉडी का पहले आर्टिकल के अंदर क्या लिखा होता है कि उसका गठन होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। ये किसके अंदर लिखा हुआ है? आर्टिकल 315 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, वो सिंपल सी लाइन बोल पूछ लेगा वो कि भाई किसके अंदर लिखा हुआ है आरपीएससी का गठन होगा? आर्टिकल 315, 16, 17, 18, या फिर 315 1, 2, 3। तो 315 के अंदर लिखा हुआ है देयर विल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन इन एवरी स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नर। हर वो स्टेट जिसके अंदर गवर्नर है, तो वहां पर आरपीएससी, मतलब आरपीएससी नहीं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और हमारे स्टेट के हिसाब से आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब 315(2) क्या कहता है? 315 का सेक्शन 2, प्रोविजन ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक सर्विस क्या होता है? देखो भाई, एक तो हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मान लो कि 2 स्टेट है, ठीक है, और उन एक स्टेट में मान लो पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, या दोनों स्टेट ने म्यूचुअली टेबल पे बैठ के डिसाइड किया कि हम दोनों का एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, ठीक है, एक ही हमारा आयोग होना चाहिए। वो लोग क्या करेंगे? दोनों मिलके एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। वो क्या करेगा? उन दोनों स्टेट का जो रिक्रूटमेंट है वो एक अकेला बोर्ड करेगा, ठीक है। अभी आरपीएससी क्या करता है? सिर्फ राजस्थान वालों को करता है। अगर मान लो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया राजस्थान और मध्य प्रदेश का, तो वो जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा ना, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की भर्तियां कराएगा, ठीक है। इस जगह आपको ध्यान रखना है। JPSC is constituted for 2 or more than 2 states by parliament after passed by related state legislature। इसका एक प्रक्रिया है, इसका एक प्रोसीजर है कि कैसे भाई मन आया कि एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो, ऐसे नहीं होता है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कब बनता है? कि दोनों स्टेट, 2 स्टेट है, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, ठीक है भाई, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों ने क्या किया? अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा, कैबिनेट ने आपस में बात करी, वहां से पास करवाया कि हमको एक जॉइंट कमीशन बनाना है। उन्होंने वो पास करके किसको भेजा? वो अर्जी किसको भेजी? संसद को भेजी, पार्लियामेंट को भेजी। पार्लियामेंट वालों ने बैठा, डिस्कशन किया सदन के अंदर, और डिस्कशन ये हुआ कि भाई ठीक है, अगर ये लोग कह रहे हैं कि हम इनको जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए तो इनको दे दो। पार्लियामेंट से पास हुआ, फिर जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और जब प्रेसिडेंट हाँ भर देंगे और साइन कर देंगे, तो वो दोनों स्टेट का एक ही जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाएगा। ये है इसका प्रोसीजर। इसको आप बैक करके वापस भी सुन सकते हैं, ताकि आपको ये जो ये टॉपिक है ये थोड़ा समझ में आ जाए, इंपॉर्टेंट है, चीज़ है, ठीक है। जेपीएससी इज फॉर्म्ड बाय प्रेसिडेंट, फॉर्म ऑफ कोर्स, जब प्रेसिडेंट साहब साइन करेंगे तभी तो बनेगा ना जेपीएससी। इसलिए जेपीएससी के अंदर सीधा प्रेसिडेंट का रूल होता है। इसलिए क्वेश्चन ये आ जाता है कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन होता है वो कौन करता है? तो
वो सबको पता है कि भाई पब्लिक सर्विस कमीशन तो गवर्नर का साफ करते हैं, तो वो लोग गवर्नर पे टिक कर देते हैं। नहीं, इसमें ये थोड़ा सा अलग ट्विस्ट है कि इसको प्रेसिडेंट साफ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये संसद से पास हो रहा है ना, इसलिए उसमें प्रेसिडेंट का, वहाँ गवर्नर का कोई पावर है नहीं, तो प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आर्टिकल 316। अब आर्टिकल 316 के 316(1) में क्या कहता है, 316 क में क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द गवर्नर टू अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ द स्टेट। देखो हिंदी में बताता हूँ, जो हिंदी वाले छात्र हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने क्या पावर दी गवर्नर को, भाई अपॉइंट कौन कर रहा है, आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को गवर्नर कर रहा है, ठीक है। पर गवर्नर, आपने हमने हमारी फर्स्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया था, जो बेसिक में, गवर्नर क्या है, रियल हेड नहीं है, नॉमिनल हेड है, ठीक है। मतलब भाई रियल हेड कौन है, सीएम है। सीएम की सलाह पे गवर्नर साहब, क्योंकि गवर्नर संवैधानिक पोस्ट है, तो गवर्नर साहब क्या करेंगे, अपॉइंट किसको करेंगे, आरपीएससी के चेयरमैन को और मेंबर को। पर किसकी सलाह पे करेंगे, स्टेट की कैबिनेट। कैबिनेट मतलब कैबिनेट मिनिस्टर सारे बैठते हैं ना, और उसमें लीडर लीडर कौन होता है कैबिनेट का, सीएम साहब होते हैं। तो सीएम साहब और सारी कैबिनेट बैठ के डिसाइड करेगी कि भाई हम एक्स वाई जेड को आरपीएससी का चेयरमैन या मेंबर बनाना चाहते हैं, भेजेंगे गवर्नर साहब को कि गवर्नर साहब बना दीजिए आप, तो गवर्नर साहब उनको अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। गवर्नर साहब जो हैं वो अपॉइंट तो करते हैं आरपीएससी चेयरमैन और मेंबर को, पर किसकी सलाह पे करते हैं, स्टेट की कैबिनेट, मंत्रिपरिषद की कैबिनेट, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पे। ठीक है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ जेपीएससी आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरपीएससी का देखो, स्टेट का तो मालिक, मतलब स्टेट का तो अपॉइंट करने वाला कौन हो गया, गवर्नर हो गया। लेकिन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो क्या है, दो स्टेट इन्वॉल्व है। भाई ऐसे तो दोनों स्टेट लड़ेंगे कि वो कह देगा हमारे यहाँ का आदमी बनाओ, वो कहेगा हमारे यहाँ का आदमी बनाओ। तो ये वैसे भी अगर बाय रूल अगर देखा जाए, तो ये पास कौन कर रहा है, संसद कर रहा है। ठीक है, संसद में आखिरकार साइन कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो यहाँ पे जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होगा या मेंबर होगा, उसको कौन जो है वो कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है ना ये, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो ये कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे, थोड़ा इसका ध्यान रखना आप। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ आरपीएससी आर डिसाइडेड बाय गवर्नर थ्रू रूल ऑफ लॉ। भाई कितने मेंबर रहेंगे, कितने मेंबर रहेंगे आरपीएससी का, ये डिसाइड गवर्नर करता है, पर रूल ऑफ लॉ, मर्जी से नहीं कर सकता है। जो संविधान कह रहा है, जो लॉ कह रहा है एग्जैक्ट, उसके हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। गवर्नर साहब की इच्छा है कि अपने साले जी को बना दो मेंबर, ऐसे नहीं होगा। एक लिमिट होती है, एक मेंबर की कितना सीट और वैकेंसियां फिक्स होती है, उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, पर पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है, ये ध्यान रखें। एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ आरपीएससी देयर वर वन चेयरमैन एंड टू मेंबर। जब आरपीएससी का गठन हुआ था, जब स्टैब्लिशमेंट हुआ था आरपीएससी का, तब एक मेंबर थे, सॉरी एक चेयरमैन थे और दो मेंबर थे। एक तो हो गए अध्यक्ष, दो हो गए सदस्य, एक चेयरमैन दो मेंबर। उसके बाद क्या हुआ कि बट इन 2011, भाई 2011 के अंदर एक मेंबर और 7 सदस्य हो गए। जब एक मेंबर, एक चेयरमैन और 7 सदस्य हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 8। एक हो गया चेयरमैन, 7 हो गए सदस्य मेंबर्स, कितने हो गए, 8। क्वेश्चन ऐसा आएगा, आरपीएससी के अंदर कितने मेंबर हैं चेयरमैन के अलावा, तो कितना आएगा, 7। ये ऐसी एक लाइन है जिसको आपको पूरा पढ़ना है, ध्यान रखना है। पॉलिटी के अंदर ऐसे ही गेम होता है। पॉलिटी के अंदर जो पेपर बना रहा है, जो क्वेश्चन बना रहा है, वो चाहता है कि ये लड़का कहीं फंस के और गलत कर दे। ठीक है, वो यही देखता है कि ये अलर्ट कितना है। तो आपको अलर्ट ऐसे रहना है कि वो पूछ क्या रहा है, चेयरमैन को जोड़ के पूछ रहा है या चेयरमैन को हटा के पूछ रहा है। जब चेयरमैन को जोड़ के पूछ रहा है तो 8 हो गए। ठीक है, जब चेयरमैन को हटा के पूछ रहा है, एक चेयरमैन को हटा दिया, पीछे कितने बचे, 7, तो 7 हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी योग्यता क्या है। इसकी जो आरपीएससी के चेयरमैन है या मेंबर्स हैं, उनकी योग्यता क्या है कि वो यहाँ के सदस्य या फिर अध्यक्ष बन सकें। ठीक है, सबसे पहली सदस्य एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या है कि 50% मेंबर्स, हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड हैव 10 years एक्सपीरियंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट सर्विसेज। जो 50% सदस्य हैं, मान लो कि भाई चलो 8 सदस्य मान लो, ठीक है, टोटल सारे मिला लो, 8, आरपीएससी की बॉडी के अंदर 8 मेंबर है। 8 मेंबर में से 50% मतलब लगभग मिनिमम 4 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिन्होंने स्टेट सर्विसेज या यूनियन मतलब सेंटर की सर्विसेज में अधिकारी के लेवल पे काम किया हो। ठीक है, स्टेट सर्विसेज या यूनियन सर्विसेज में उन्होंने काम किया हुआ है, 50% ऐसे सदस्य होने चाहिए।
बाकी 50% जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, जिन्होंने जिनका या तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या एजुकेशन बैकग्राउंड हो या लॉ का कुछ उन्होंने ज्ञान लिया हो या सोशल सर्विस का ज्ञान लिया हो, मतलब थोड़े ज्ञानी लोग अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने काफ़ी महारत हासिल की है। ऐसे हमारे जो काफ़ी सीनियर जो लोग हैं जिन्होंने इन फील्ड्स में अच्छा नाम किया है, समाज के लिए किया है, किसी आर्ट के लिए की कला के लिए किया है, या पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कुछ किया है, या लॉ में उन्होंने कुछ किया है ना, विधि के अंदर उन्होंने कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। तो ऐसे लोग अब कारण क्या है देखो, 2 प्रकार के सदस्यों को लेने का कारण क्या है? एक तो वो लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहे हैं, जिन्होंने 30-30 साल, 40-40 साल की सर्विस की है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है? कार्यपालिका के अंदर। उनको पता है कि कैसा आदमी वहाँ पर सूट होगा या कैसा आदमी चाहिए, ठीक है? उनको पता है चीज़ों के बारे में। दूसरे वो लोग हैं जो एक समाज के बीच में से आ रहे हैं, जो कार्यपालिका से नहीं आ रहे लेकिन समाज से आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि समाज में आज किसकी ज़रूरत है। तो दोनों मिल गई, एक तो हो गई कार्यपालिका, एक हो गया समाज। जब ये दोनों मिश्रण करके सदस्य जब ये दोनों का इनका बोर्ड बन जाता है, दोनों सदस्य मिलके, तब ये लोग बेहतर इंसान को चूज़ कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, ताकि उस आदमी को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भेज सके, ताकि वो सर्विस कर सके और बहुत अच्छा काम कर सके समाज के लिए। ये इनका मेन मोटिव होता है, ठीक है? केयरटेकर चेयरमैन, कार्यवाहक अध्यक्ष। व्हेन द चेयरमैन पोस्ट इज वेकेंट, जब चेयरमैन की पोस्ट खाली है, गवर्नर कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ आरपीसी, ठीक है? अगर चेयरमैन की पोस्ट खाली है, तो गवर्नर क्या करता है, कार्यवाहक चेयरमैन बना सकता है, कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकता है, किसी भी मेंबर को गवर्नर बना सकता है। खैर, गवर्नर मोस्टली ऐसा होता है कि गवर्नर खुद की मर्जी से नहीं करते, उनको कैबिनेट जो मंत्री परिषद है वो सलाह देता है, या सीएम साहब सलाह देते हैं कि ये आदमी है, इसको आप बनाइए, अध्यक्ष बनाइए, ठीक है? बट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सिंपल चीज़ है, जहाँ स्टेट का मैटर आएगा वहाँ गवर्नर होगा, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वहाँ पर गवर्नर होगा, और यूनियन के यूपीएससी के जो सदस्य होंगे उनको, या चेयरमैन होगा, उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे, ठीक है? इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आते हैं इसका कार्यकाल, टेन्योर कितना रहता है इनका, इनका कितने टाइम तक ये लोग सर्विस इसके अंदर अपनी सेवा दे सकते हैं, ठीक है? टेन्योर ऑफ आरपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर इज 6 ईयर्स, 6 साल, या और लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, इसके साथ नहीं है ये, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, ठीक है? या तो 6 साल या फिर 62 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है? लेकिन इसमें एक पॉइंट है, फ्रॉम 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक है? संवैधानिक संशोधन जो हुआ 1976 में, 41st 41वां, उसके अंदर क्या हुआ, रिटायरमेंट एज ऑफ आरपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स वर इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 टू 62, 60 से 62 की उम्र बढ़ा दी गई थी 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, संशोधन के अंदर, ठीक है? क्यों बढ़ाई गई थी? देखो, उस टाइम जब 60 साल की रिटायरमेंट एज थी, तो कोई आदमी जब रिटायर, मतलब जब उसका काम आता है, जो उसको मौका मिलता है सर्विस करने का, तब तक तो वो रिटायरमेंट हो जाता है, 60 साल हो गई। इसलिए उन्होंने 2 साल बढ़ाई थी। बाद में जब इंद्रजीत खन्ना जी आए थे, जो वो पहले ऐसे सदस्य थे जिनको 62 का उम्र तक का कार्यकाल मिला था, ठीक है? ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि भाई क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई पहले कितनी थी और ये बाद में 62 हुई, तो ये किस संशोधन के अंदर दिया? तो ये 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये चीज़ थी, ठीक है? इसका ध्यान रखना है आपको। अब जेपीएससी एज लिमिट इज ऑल्सो 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, भाई सेम चीज़ है ना? भाई वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग है, ये भी लोक सेवा आयोग है, तो लगभग दोनों के स्ट्रक्चर सेम ही है। तो उसकी भी 6 साल और 62, इसकी भी 6 साल और 62 एज है, ठीक है? मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट एलिजिबल टू बी ऑन द सेम पोस्ट आफ्टर रिटायरमेंट। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये आपके आ सकता है। कैसे? कि जो मेंबर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो रिटायरमेंट होने के बाद वापस उस पद पे नहीं आ सकता, ये आप ध्यान रखना। रिटायर होने के बाद ये वापस उस पद पे नहीं आ सकता है, ठीक है? इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसका रेजिग्नेशन, मतलब ये अपना त्याग पत्र किसको देता है, रेजिग्नेशन रिजाइन किसको करता है? चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ आरपीएससी गिव देयर रेजिग्नेशन टू गवर्नर। जब गवर्नर साहब अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो अपना रेजिग्नेशन भी गवर्नर साहब को ही देते हैं, ठीक है? चेयरमैन साहब और मेंबर साहब को जज गई कि भैया हमको तो आरपीएससी का मेंबर नहीं बनना है, लोग हमको बहुत गालियाँ देते हैं, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? गवर्नर साहब को देंगे, ठीक है? चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ जेपीएससी गिव देयर रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। ये है, कहते हैं ना, ये मतलब मसाले वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एक ऐसा है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है ये क्वेश्चन गलत करते हुए। जल्दी पढ़ते हैं, देखते नहीं क्वेश्चन को ढंग से। मैंने वही बात कही ना, कंसेप्ट और फैक्ट दोनों आपको ये पॉलिटी के अंदर महारत हासिल कराएंगे।
इसके अंदर तो क्या है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ आरपीएससी गिव द रेजिग्नेशन टू गवर्नर, पर चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ जेपीएससी किसको देते हैं, प्रेसिडेंट। क्यों दे रहे हैं भाई, कंसेप्ट तो वही है कि भाई चूज भी वही, मतलब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं जेपीएससी के चेयरमैन मेंबर को, वो भी उसको देंगे। लेकिन यहाँ रेजिग्नेशन क्यों है, देखो जब दो स्टेट का एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, मान लो कि दोनों स्टेट के अंदर अलग अलग सरकार है, ठीक है, एक में एग्जाम्पल ले लो, एक में बीजेपी है एक में कांग्रेस है। अब दोनों में होड़ क्या मचेगी कि भाई हमारा आदमी पहले वहां जाके बैठे, या बीजेपी सोचेगी हमारा आदमी वहां जाके बैठे। इससे क्या होगा कि एक क्योस क्रिएट होगा, और जो सुचारू व्यवस्था चल रही है, स्मूथ जो फंक्शनिंग होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, वो हो जाएगी खराब। ठीक है, तब इसका सोल्यूशन क्या निकाला कि भैया इलेक्ट अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, और हटाएंगे भी कौन, प्रेसिडेंट हटाएंगे। ठीक है, तो गवर्नर का रोल इसमें हटा दिया, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है उसका भी रोल इससे हटा दिया। ठीक है, अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट, और वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, त्याग पत्र किसको देगा, जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, थोड़ा आप इसका ध्यान रखना। आर्टिकल 317, अब हम आते हैं आर्टिकल 317 पे। 317 वाला आर्टिकल क्या कहता है, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ कमीशन कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन अ प्रूवन चार्ज ऑफ मिसयूज ऑफ ऑफिस और मिसकंडक्ट। देखो, मिसयूज ऑफ ऑफिस और मिसकंडक्ट का मतलब यही है कि उन्होंने कोई या तो भ्रष्टाचार किया है, या कुछ गलत किया है, या फिर अपनी जो रेंज है काम करने की उससे बाहर जाके कुछ अनऑफिशियल काम किया है, तो उनको चेयरमैन या मेंबर को सस्पेंड किया जा सकता है, या वहां से हटा दिया जा सकता है ना। कहते हैं ना कि फायर फायर कर दिया, तो वो फायर कर सकते हैं को यहाँ से। लेकिन कब, जब प्रूव हो, जब प्रूवन प्रूवन स्टेट, जब ये डिक्लेयर हो जाए कि हाँ इन्होंने ये किया है, ये भ्रष्टाचार में शामिल थे और इन्होंने ये गलती की है, तब उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, दिस चार्जेस आर इन्वेस्टिगेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ऑफ कोर्स भाई हाई कोर्ट होगा तो पारदर्शिता, भाई नो डाउट, मैं किसी के ऊपर कोई किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर वो नहीं कर रहा, लेकिन हाई कोर्ट जब होता है ना, तो उसकी उन दोनों की लेवल जो है ना पावर में, वो लगभग बराबर ही है। इसलिए कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जज जब इंक्वायरी करेगा, तो एक अथॉरिटी उनकी बड़ी हो जाती है ना, तो डिसीजन भी लगभग फेयर ही आएगा उसके अंदर। ठीक है, लगभग क्या फेयर ही आएगा वैसे। तो इन्वेस्टिगेटेड बाय, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनके चार्जेस का इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट नहीं करता है, एलिजिबल नहीं है वो इसके अंदर। ठीक है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन गवर्नर कैन ओनली सस्पेंड द चेयरमैन एंड मेंबर, बट दे कैन बी फुली टर्मिनेटेड बाय ओनली प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, तहकीकात पूरी हो गई, ठीक है, और डिक्लेयर हो गया कि भैया ये कल्प्रिट है, इन्होंने ये जुर्म किया है, इनको सजा मिलेगी, तो उनको सस्पेंड कौन कर सकता है, सस्पेंड मतलब एक टाइम के लिए हटा सकता है, या फिर एक टेम्पररी हटा सकता है, वो कौन हटा सकता है, गवर्नर। लेकिन टर्मिनेट मतलब को पूरा वहां से निकाल ही देना, उसकी सर्विसेज को ही खत्म कर देना, उसको बार्ड कर देना, ठीक है, उसका एक्स लगा देना उसके पोस्ट के आगे, वो कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब। इसमें थोड़ी सी पावर लिमिटेड है गवर्नर की और प्रेसिडेंट साहब की ज़्यादा, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी तो यही है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल के ऊपर जो सुप्रीम अथॉरिटी तो यही बैठते हैं, तो इनके पास ही हक है पूरा टर्मिनेशन का। भाई वो सस्पेंड कर सकता है गवर्नर, लेकिन टर्मिनेशन प्रेसिडेंट ही करेगा। अदर रीजंस क्या है, कुछ और कारण है, वो क्या है, एक तो इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट, मतलब या तो दिवालिया हो गए, या मतलब दिवालिया हो गए, पैसा है ही नहीं उनके पास, और वो क्या कहते हैं, वित्त से रिलेटेड में उसके अंदर जीरो है वो, तो फिर वो भी इसके हटा दिए जाएंगे। या फिर मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए, भाई पागल हो गए, जब अपॉइंट किया था तब तो ठीक थे, लेकिन अब उनका दिमाग खराब हो गया, अब वो कह रहे हैं कि आज से मैं आरएस के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, और आइए और 100 मीटर दौड़ के दिखाइए और आपको आरएस बना दूंगा। मतलब उनकी मेंटल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो उनको मेंटली डिस्टर्ब होने पे भी हटाया जा सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 318 पे। 318 क्या कह रहा है, 318 कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द गवर्नर टू डिसाइड द नंबर ऑफ मेंबर एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर्स। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया कि उनका कितने संख्या होगी, क्या उनकी कंडीशन होगी एम्प्लॉयमेंट की, है ना, मतलब उनके कार्य का मतलब कैसे काम करना है, कितने मेंबर होंगे, कितनों को क्या सैलरी देनी है, लगभग गवर्नर साहब के पास रहती है। ठीक है, वैसे सैलरी तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिसाइड होती है, लेकिन फिर भी ये भाई गवर्नर के पास, ये इनकी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो गवर्नर के पास रहती है, कि इनका जो जो कार्य करने का जो तरीका होगा वो कैसे रहेगा, वो गवर्नर साहब के पास उनका पावर रहती है। ठीक है, देयर कैन बी नो चेंज मेड इन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जब एक आदमी को आपने अपॉइंट कर दिया एज अ चेयरमैन ऑफ आरपीएससी, ठीक है, अपॉइंट कर लिया, अब भाई मान लो कि कुछ बनी नहीं या कुछ हुआ सीएम साहब से या स्टेट कैबिनेट से, अब उन्होंने ये कुछ संशोधन लेके आए हाउस के अंदर,
और ये बोला सदन के अंदर, और ये बोला कि आज से हम जो तनख्वाह है आरपीएससी चेयरमैन की, पहले 1 लाख रुपए थी, अब हम इसको 50,000 कर देते हैं। तो ये नहीं हो सकता, ये संवैधानिक तरीके से तो नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक बार अपॉइंटमेंट कर दिया, उसके बाद आप किसी भी प्रकार का उसके एम्प्लॉयमेंट से, उसके जॉब से रिलेटेड आपको चेंजेस नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट से पहले, मतलब उसको अपॉइंट करने से पहले कर सकते हो, हाँ। चूज नहीं किया अभी तक, कोई नहीं है कुर्सी पे, और आपने कह दिया कि अब जो भी हम जिसको भी आरपीएससी अध्यक्ष बनाएंगे उसकी तनख्वाह 1 लाख से लेके 1 लाख से नहीं होगी, 50,000 होगी, तो वो वैलिड है, ठीक है। बनने के बाद आप नहीं कर सकते। समझ गए मेरा पॉइंट, कहने का मतलब समझ गए? तो ये कहने का, लगने के बाद फेरबदल नहीं कर सकते। सैलरी में भी सबसे मिनिमम चीज, मतलब छोटी चीज क्या है? सैलरी है, सैलरी में, लेकिन वो सैलरी में भी चेंज नहीं कर सकते, या तो बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते, ठीक है। बात है आर्टिकल 319 पे। 319 क्या कहता है? चेयरमैन ऑफ आरपीएससी कैन बिकम चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो चेयरमैन है आरपीएससी का, वो या तो यूपीएससी का चेयरमैन बनेगा या यूपीएससी का मेंबर बन जाएगा। यूपीएससी का या तो चेयरमैन बनेगा या यूपीएससी का मेंबर बन जाएगा। कौन? आरपीएससी का चेयरमैन। और कैन बिकम चेयरमैन ऑफ अदर स्टेट पीएससी, किसी और स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन में भी वो चेयरमैन बन सकता है, मेंबर नहीं, चेयरमैन बन सकता है। इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। वापस किसी राज्य सरकार या सेंटर केंद्र सरकार के अंदर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं बैठ सकता, या किसी पद पे जाके नहीं बैठ सकता, ठीक है भाई। ये चीजें क्या होती है, ऐसा रूल बनाने से करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, वरना करप्शन और बढ़ जाएगा, जितना है उससे डबल हो जाएगा। कि अगर उसको कुछ फायदा मिला, उसको लगा कि मैं आज अगर सरकार के फायदे में कुछ निकाल दूं, तो कल को ये मुझे ये बना देंगे या इस पद पर बैठा देंगे। तो इसलिए ये चीज़ें लिखी गई है संविधान के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना कि आरपीएससी का जो चेयरमैन है वो या तो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, या यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, या फिर किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। मेंबर ऑफ आरपीएससी कैन बिकम चेयरमैन ऑफ आरपीएससी। अभी तक तो चेयरमैन ऑफ आरपीएससी की बात की थी, अब मेंबर, सदस्य ऑफ आरपीएससी का, आरपीएससी के सदस्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ आरपीएससी कैन बिकम चेयरमैन ऑफ आरपीएससी। मेंबर है अभी, अब चेयरमैन बन सकता है, ऊपर की पोस्ट हो गई, चेयरमैन अभी मेंबर है, चेयरमैन बन सकता है आरपीएससी का। या फिर क्या बन सकता है? चेयरमैन ऑफ एनी अदर स्टेट पीएससी, किसी और दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य की लोक सेवा आयोग का वो चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। या फिर कैन ऑल्सो बिकम मेंबर और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का भी चेयरमैन बन सकता है या मेंबर बन सकता है। आ गया, इस स्टेट का मेंबर है, दूसरे स्टेट के लोक सेवा आयोग का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन चेयरमैन बन सकता है। ऊपर ऊपर चढ़ाना है आपको इसको, ठीक है। चेयरमैन बन सकता है। उसके बाद में क्या आता है? यूपीएससी। तो यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है और चेयरमैन भी बन सकता है, ये ध्यान रखना है, समझ में आ गया। बट कैनॉट बी ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। वही सेम चीज़ कि भाई किसी राज्य या केंद्र सरकार के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो नहीं ले सकता, ठीक है, लाभ का पद नहीं ले सकता। आर्टिकल 320, 320 क्या कह रहा है? ऑर्गेनाइजिंग एग्जाम, वही इसकी, वो इसकी क्या कहते हैं ना, इसकी फंक्शंस लिखे हुए हैं कि भाई इसका काम क्या है, ये करता क्या है, ठीक है। वैसे तो सबको पता है, लेकिन इन छोटे छोटे स्टेटमेंट्स के अंदर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कैसे? ऑर्गेनाइजिंग एग्जाम्स फॉर वेरियस पोस्ट एंड सेलेक्टिंग द डिजर्विंग कैंडिडेट्स फॉर सच पोस्ट। भाई परीक्षा कराता है, ठीक है, परीक्षा करवाता है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन नहीं करवाता है। ऐसे नहीं कि भाई किसी के 100 में से 10 नंबर आए उसको सेलेक्ट कर लिया अपनी मर्जी से, और जिसके 90 नंबर आए उसको सेलेक्ट ही नहीं किया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रमोशन रिलेटेड एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। देखो कोई अधिकारी है, सेलेक्ट हो गया है आरपीएससी से, एसडीएम बन गया मान लो, ठीक है। अब वो एसडीएम बन गया, एसडीएम का काम कर रहा है, हाँ बढ़िया काम कर रहा है। अब इनके अंदर भाई मेरिट के बेस पे प्रमोशन भी तो होता है। वो प्रमोशन का जो मेरिट है ना, उस मेरिट में भी आरपीएससी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आरपीएससी क्या करता है? चेक ऑन करता है कि हाँ भैया जब ये रिक्रूट हुआ था तब इसके कितने नंबर थे, क्या थे, और इसने क्या क्या, इसके एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, एसीआर, उसके अंदर सब लिखा होता है कि इसका कैसा बैकग्राउंड है, क्या क्या इन्होंने अच्छा किया है, उसके बेस पे इनको प्रमोशन मिलता है। और किसी ने अच्छा काम किया तो उसको प्रमोशन जल्दी मिल जाता है, ठीक है। प्रेजेंटिंग एनुअल रिपोर्ट टू गवर्नर, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक जो पूरी रिपोर्ट होती है कि हमने इस साल ये किया है, हमारा ये आगे का विजन है, हम इतनी वैकेंसीज लाना चाह रहे हैं, इनका रिक्रूटमेंट हमने करवा दिया है, इसके अंदर ये किया, पूरा एक रिपोर्ट बना के किसको देते हैं? गवर्नर को देते हैं, याद रखना, गवर्नर को देते हैं। एग्जीक्यूटिव सच अदर वर्क्स एज प्रेजेंटेड बाय गवर्नर, गवर्नर दूसरे भी कोई कार्य देगा तो उसको करने पड़ेंगे, ठीक है। भाई चूज अपॉइंट भी तो गवर्नर साहब ही कर रहे हैं। एंड एडवाइज द गवर्नर ऑन वेरियस मैटर, कुछ गवर्नर ने कुछ एडवाइस मांगी किसी चीज़ में कि भैया आप मुझे इस चीज़ में एडवाइस करिए, मुझे कोई डाउट है या कुछ दिक्कत है, मुझे आप एडवाइस करिए, तो ये लायबल हैं, ये बाध्य हैं उनको एडवाइस देने के लिए, ऐसा नहीं, मना नहीं कर सकते आप उनको, गवर्नर साहब को। ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक पोस्ट,
प्रमोशन, ट्रांसफर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, क्या कहते हैं, प्रमोशन हो और ट्रांसफर हो, इससे रिलेटेड कोई भी मैटर हो, कुछ भी बात हो या कुछ भी चीज़ हो, वो कौन डिसाइड करता है? आरपीसी करता है। डिसाइड तो सिस्टम के अंदर ऐसा सिस्टम है कि डिसाइड करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन ऑफिशियली ऑन कागज विद मेरिट एंड डीमेरिट कौन डिसाइड करता है? आरपीसी करता है। ठीक है। टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयज, किसी ने कुछ गलत किया है, भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेगा? ठीक है, कार्रवाई कौन करेगा? तो आरपीसी करता है। इट इज़ द वॉच डॉग ऑफ द मेरिट इन द स्टेट। मेरिट सिस्टम जो है, ये काबिलियत के बेस पे, जो मेरिट के बेस पे जो सिलेक्ट हो रहे हैं, इसका इसका मेन कौन है, बॉडी कौन सी है? तो आरपीएससी है, क्योंकि यही रिक्रूटमेंट करा रही है एग्जाम बेस्ड, जिसके जो सबसे टॉप पे आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, उनको मिल रहा है, तब सिलेक्शन हो रहा है उनका। तो कर कौन रहा है? वॉच डॉग की भूमिका कौन निभा रहा है? आरपीएससी निभा रहा है। ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 321, इसके अंदर छोटी सी चीज लिखी हुई है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन गिव वर्क टू आरपीएससी। भाई विधानमंडल है, भाई विधानमंडल का काम क्या है? काम करवाना इन सब बॉडी से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। तो आग इसके अंडर में रही है, सरकार के अंडर में ही आ रही है, तो सरकार इनको काम देती करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अशोक जी ने अभी कहा है, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा है कि मैं 1 लाख वैकेंसी निकालूंगा। ठीक है। तो 1 लाख वैकेंसी का काम किसको दिया? आरपीएससी को। अब आरपीएससी क्या करेगा? दूसरे डिपार्टमेंट से मांगेगा कि भाई तुम्हारे को कितनी जरूरत है, तुम्हारे को कितनी जरूरत है, तो सारी इकट्ठी करेगा और वापस रिपोर्ट सीएम साहब के सामने, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में, विधान मंडल के अंदर लेके जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ साहब, इतनी सीटें खाली है, हम रिक्रूटमेंट करा सकते हैं, काम चलिए, रिक्रूटमेंट कराता है फिर ये आगे। स्टेट लेजिस्लेचर के कहने पे, विधानमंडल के कहने पे ये काम करता है। ये आर्टिकल 321 के अंदर लिखा है। ठीक है। और आर्टिकल 323, गिव्स एनुअल रिपोर्ट टू गवर्नर, ये हमने अभी पढ़ ही लिया। अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देता है? गवर्नर को देता है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म ऑफ आरपीएससी, देखो ऑफ कोर्स हमको तो ये अच्छे से पता है कि इसका तो इतना क्रिटिसिज्म होता है जिसकी, ठीक है कुछ, ठीक है चल जाएगा, हाँ। तो क्या मैं बात कर रहा था? नेगेटिव और क्रिटिसिज्म्स ऑफ आरपीएससी। आरपीएससी एक ऐसा बोर्ड है, इसकी बुराई बहुत होती है भाई, नो डाउट ये लोग बहुत काम करते हैं, जो पता है मन में, मैंने देखा भी है, काम तो ये लोग बहुत करते हैं, बहुत रिक्रूटमेंट, ये वो एग्जाम, लेकिन ढंग से काम कराने में ये आज भी पीछे। ठीक है। एग्जाम के पेपर लीक होने में ये आज भी पीछे। पीछे क्यों है? क्योंकि लूप होल्स इतने हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है। भ्रष्टाचारी बहुत है, मक्कारी बहुत है। तो जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक ये बोर्ड की कोई तारीफ नहीं करनी। नो डाउट ये लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब आप क्लीन काम करेंगे, पूरा 100% के साथ अच्छा काम करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। अब आरपीएससी क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे बड़ा, सबको पता है ये चीज़ें, और हम रोज पढ़ते हैं। आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन हैं या कोई मेंबर हैं, उनके अपॉइंटमेंट के ऊपर हमेशा सवाल बनता है। आप ये चीज़ नोट करना, हमेशा अखबारों के अंदर सुर्खियों में आते हैं अगर कोई अपॉइंट हुआ है तो। क्यों आते हैं अखबारों में अंदर? क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे स्टेट की पॉलिटिक्स से। ठीक है। मान लो कि कोई कास्ट बेस इम्बैलेंस है स्टेट के अंदर, किसी पार्टी को वो कास्ट बेस जो इम्बैलेंस है उसको सही करना है, बैलेंस करना है, तो पर्टिकुलर कास्ट के आदमी को मेंबर बना दिया या फिर चेयरमैन बना दिया। उससे क्या हुआ? उस कास्ट के अंदर एक अच्छी, एक कहता है ना, एक अच्छा संदेश चला गया कि हम आपकी कास्ट के प्रेमी हैं, ठीक है, आप हमको अगले इलेक्शन में वोट दीजिए। तो ये सेटलमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है, किसी संवैधानिक बॉडीज के अंदर। इसलिए इतने लूप होल्स हैं, इसलिए इतने पेपर लीक होते हैं, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कारण वही है, कारण वो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो है। पारदर्शिता, प्योर पारदर्शिता तो नहीं है। मेरिट के सिस्टम पे आप तो नहीं बना रहे मेंबर किसी को, ना ऐसा कोई अभी संविधान के अंदर लिखा गया है। तो जब मेरिट के बेस पे आदमी बैठेगा ना, तो तब ये बोर्ड अपना का कार्य जो है वो बहुत अच्छा होगा। नो डाउट मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर सिस्टम में कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, लॉ के अंदर लूप होल्स हैं, इसलिए ये सब जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है ये होता है, पेपर लीक और इन सब की घटनाएं होती रहती हैं। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर, मैंने बताया आपको कैसे इसके अपॉइंटमेंट में कितने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, खूब है। एज लिमिट इज लेस इन कंपैरिजन टू यूपीएससी। यूपीएससी की एज लिमिट कितनी है? 65 है, और इसकी कितनी है? 62 है, 62 62 है। तो 3 साल उनको एक्स्ट्रा काम करने का मौका मिल रहा है। अपने एक्सपीरियंस से जब वो सिस्टम के अंदर घुसते हैं, समझते हैं चीज़ों को कि कैसे काम होगा, तब तक रिटायरमेंट एज आ जाती है। इससे बढ़िया कार्यकाल बढ़ा दो, 3 साल और कर दो। भाई यूपीएससी का भी तो 65 है। देखो इसका मेन रीज़न नहीं है बढ़ाने का, ये है कि किसी आदमी को मौका दो कि वो आरपीएससी के चेयरमैन बने, उसके बाद में वो यूपीएससी का भी बन सके। ठीक है, मैं मानता हूँ ये चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर इसका कार्यकाल आप बढ़ा दोगे, तो वो तो छोड़ो, वहाँ तो अच्छे-अच्छे लोग हैं ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ टाइम मिलेगा उनको, समय मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस को अच्छे से यूज़ करने का मौका मिल जाएगा, जब आप 62 से 65 ऐज कर देंगे। फिलहाल के लिए अभी यही है, ये ध्यान रखना है आप। ये तो हम क्रिटिसिज़्म नॉर्मल बातें कर रहे हैं, बोल-बचन वाली बातें हैं। अब आरपीएससी इज़ डिवाइडेड इंटू 6 पार्ट। आरपीएससी के 6 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? मोटे-मोटे जो बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, जो आगे का चैनल के थ्रू काम होता है, ठीक है? कौन डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है। एक बॉडी खैर ये वो होता ही है, एक बड़ी बॉडी के बहुत सारे छोटे-छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबका अलग-अलग सेक्रेटरी होते हैं और वो अपना-अपना अलग-अलग काम करते हैं, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये जो चार्ट मैंने बनाया है, इसको आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी भी कर सकते हैं और जैसा आप इसको रिमेंबर कर सकें, रिमेंबर भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कौन-सा है? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फिर रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये तो कार्यपालिका देखता है आरपीएससी की। ये रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट जिनका प्योर काम है रिक्रूटमेंट, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। एक हो गया एग्ज़ाम डिपार्टमेंट, ये वो डिपार्टमेंट है जो शायद अपनी गोपनीयता को बचा ना सके और काफ़ी पेपर इनके नीचे नाक के नीचे से लीक हुए हैं, ठीक है? एग्ज़ाम डिपार्टमेंट, फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये तो ज़रूरी है, फिर लॉ डिपार्टमेंट और फिर रिसर्च डिपार्टमेंट। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ आरपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स एट प्रेज़ेंट जो हैं, वो हम देख लेते हैं कितने हैं, 1 और प्लस 7। संजय कुमार चौधरी, ये साहब जो हैं, ये हमारे अभी चेयरमैन हैं, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। राजकुमारी गुर्जर, लेडी हैं। देखो जहाँ मैंने पिंक डॉट्स लगा दिए 3, इसका मतलब क्या है, ये तीनों लेडीज़ हैं। राजकुमारी गुर्जर, ये भी एक मेंबर हैं। संगीता आर्या जी, ये भी एक मेंबर हैं। बाबूलाल कटारा जी, ये मेंबर हैं। डॉक्टर मंजू शर्मा जी, ये मेंबर हैं। और जसवंत सिंह राठी, ये भी मेंबर हैं। और एट प्रेज़ेंट कितने आरपीसी की मेंबर होगी? 3। देखो 1, 2, 3, राजकुमारी गुर्जर, डॉक्टर संगीता आर्या और डॉक्टर मंजू शर्मा, ये तीनों क्या हो गई? वुमेन मेंबर्स, महिला सदस्य। फॉलोइंग पोस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन जुरिडिक्शन ऑफ द कमीशन। ये कुछ ऐसे पद हैं जो आरपीएससी के मतलब आरपीएससी की बाउंड्री के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है? आरपीएससी मतलब ये बाध्य नहीं है आरपीएससी को जवाब देने के लिए। उसके अंदर सबसे पहले तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपॉइंट कर रहा है, जो तुम्हारा धनी है, जो तुमको वहाँ बैठा रहा है, तुम उससे सवाल कैसे करोगे? ठीक है? इसका ध्यान रखना। एक तो ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नर ऑफिस। एक तो गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब खुद और राज्यपाल साहब के ऑफिस के सदस्य, एम्प्लॉइज़, वहाँ के काम करने वाले लोग, वो भी बाध्य नहीं है इसको जवाब देने के लिए। एक एडवोकेट जनरल एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडवोकेट जनरल और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एजी साहब और पीपी साहब। एडवोकेट हम लोग ये हमारे लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं, एजी साहब और पीपी साहब, ये दोनों भी बाध्य नहीं हैं। फिर है मेंबर्स ऑफ राजस्थान सिविल सर्विसेज अपील ट्रिब्यूनल, ये एक अपील ट्रिब्यूनल बनाया गया है सिविल सर्विसेज, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपील ट्रिब्यूनल, ठीक है? ये ट्रिब्यूनल है, मतलब एक ये भी एक छोटा सा सिविल कोर्ट टाइप है, ठीक है? तो ये भी, इनके मेंबर्स भी बाध्य नहीं है। और फिर राजस्थान आर्म्ड पुलिस एंड वेरियस पोस्ट इन पुलिस अदर देन पुलिस सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज के अलावा जो राजस्थान की आर्म्ड पुलिस सर्विसेज हैं, उनके ये जो मेंबर्स होते हैं वो बाध्य नहीं है, क्योंकि उनका काम जो है वो रूल ऑफ लॉ से बना हुआ है, वो इससे नहीं है, वो इनको बाध्य नहीं है जवाब देने के लिए, ठीक है? फिर है इनोवेशंस एंड अचीवमेंट्स इन कमीशन। भाई इन्होंने क्या ऐसा अच्छा किया है, अभी देखते हैं हम कितना इन्होंने अचीव किया है, ठीक है? चेंजेस एंड रिफॉर्म्स मेड इन कमीशन इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कुछ इन्होंने अपने लेवल पे, अपनी हद में जितना ये हो सकता है, अ, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, विश्वास जीतने के लिए इन्होंने कुछ छोटी-छोटी चीज़ें करी, ये करते रहते हैं ये, खैर। देखो, अब एक मछली तालाब को गंदा कर दी थी, ये वही वाली बात है। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे लोग बुरे हैं या सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, कुछ ईमानदार लोग हैं, कर्मठ लोग भी होते हैं किसी भी कहते हैं ना संस्था के अंदर। एक तो इन्होंने किया ट्रांसपेरेंसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इन्होंने कोशिश की, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई भी एग्जाम होता है, नेट वेट बंद कर देते हैं, ताकि इससे, देखो मैं मानता हूँ कि नेट बंद करने से आम लोगों को परेशानी होती है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है पेपर लीक होने का या कुछ भ्रष्टाचार होने का, वो तो कम हो रहा है ना एटलीस्ट। तो कोशिश ये लोग करते रहते हैं जैसे तैसे, ठीक है? रिडक्शन इन लिटिगेशन, ठीक है? रिडक्शन लिटिगेशन मतलब हाई कोर्ट की रिट जो लगती है उसके अंदर थोड़ी कमी आई है। क्लियर है, दिख रहा है? और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हाँ, रिडक्शन लिटिगेशन मतलब जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर आदमी टूटने लग जाता है। तो ये कोशिश ये करते हैं कि जो जो कोर्ट से रिलेटेड जो भी काम है उसको कम से कम रखा जाए, ठीक है? ऐसा मौका ही मत दो कि फालतू लोग कोर्ट में जाए, रिट लगाए और आपको आने वाले टाइम में और परेशानी हो, ठीक है? इंक्रीज इन स्पीड ऑफ रिक्रूटमेंट, अब इस पे कहूँ तो क्या, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ये लोग भी स्पीड बढ़ाने की, रिक्रूटमेंट की, और जितना जल्दी और तेज़ी आएगी उतना अच्छा रहेगा। समय का देखो, समय की आबादी कम तो सब जगह है ही।
Analysis and amendment in syllabus are being done through a constant process so that the recruitment process is fair and fast. जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो फेयर एंड फास्ट हो, इसलिए क्या करते हैं ये लोग सिलेबस पे काफ़ी डिस्कशन करते हैं, काफ़ी कमेटी बैठती है, काफ़ी उस पे रिसर्च होता है कि हम क्या सिलेबस में डालें, कितना डालें, उसमें से कितना पूछें। होता है, इनका डिस्कशन सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी इनके हर एग्ज़ाम में 3 या 4 सवाल गलत होते हैं, वो कटते हैं या उस पे रेट लगती है। वो डिस्प्यूट से भरे हुए हैं, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारा विश्वास इस ऑर्गेनाइज़ेशन से, इस बॉडी से, इस संस्था से हटा दें, नहीं। क्योंकि इस संस्था ने बहुत लोगों की ज़िंदगी बनाई है, आगे बनाएगी, ठीक है? हमें इनके ऊपर थोड़ा विश्वास जताना पड़ेगा और इन दुनिया के अंदर ईमानदार लोग भी हैं बेटा, ठीक है? कोशिश कर रहे हैं ये लोग, हमको इनको मोटिवेट भी करना चाहिए और ख़ैर हम इनसे उम्मीद रखते हैं तभी हम इनसे परेशान भी होते हैं, ठीक है? इसके अंदर एक छोटा-मोटा एक मैंने लिखा कि भई राजस्थान एसएसओ सिंगल साइन ऑन दिस इज़ डन फॉर हाइली एडवांस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग सो दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ फास्ट। ये किस लिए बनाया गया था? ताकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है भई आप फिज़िकली आप इतना फॉर्म भरो, करो, एक पर्टिकुलर आईडी जिसके अंदर आपका नाम, एड्रेस-वैड्रेस सब कुछ डाल दिया आपने। अब उसी के बेस पे फट फॉर्म भर जाएगा। इससे क्या होता है कि जो प्रोसीजर है वो फास्ट हो जाता है। जो वेबसाइट है वो हैंग होने वाली दिक्कत आती थी वो थोड़ी कम हो जाती है इससे, इन चीज़ों से। तो ये भी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ले रहे हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ले रहे हैं और आने वाले टाइम में देखना यही होगा कि आपको फॉर्म कुछ भरना ही नहीं है। बस आप पोस्ट सिलेक्शन कीजिए, अपना नाम-वाम सबको डन हो चुका है, आप फ़ीस भरिए और ख़त्म करिए। इससे और लेटेस्ट बढ़ता जाएगा, है ना? पहले टोल पैसे देते थे, आज फास्टैग आ गया, आने वाले टाइम में वो लेज़र आ जाएगा। बस आपकी गाड़ी वहाँ कोई आदमी होगा ही नहीं, आपकी गाड़ी उसको क्रॉस करेगी, आपका टोल कट जाएगा, आपकी पूरी गाड़ी की डिटेल्स आ जाएगी। इससे क्या होता है चोरियाँ कम होगी, तो वही सेम चीज़ है, टेक्नोलॉजी का हर डिपार्टमेंट, हर संस्था आजकल उपयोग ज़्यादा कर रही है। इससे पारदर्शिता आती है, विश्वास आता है लोगों में और जो समय है, वो समय कटता है, कम होता है ना? समय की बचत होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को टाइम खराब करना पसंद नहीं है, सबको कम टाइम पे करना है। ठीक है, तो आज हमने ये डिस्कशन किया आरपीएससी के बारे में। अब इसमें अगर कुछ डाउट है, आप मुझसे और पूछ सकते हैं, मैं इसका वापस आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस आरपीएससी के अंदर जो ये जो जो हमने जो इसके पॉइंट्स लिखे हैं, वो कंसेप्ट और फैक्ट वो दोनों आपको रिवाइज़ करने हैं, ठीक है? रिवीजन करते रहिए, हम अगली क्लास में और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।